नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पढ़ाकू फैक्ट्री में। और मैं हूँ वर्षा बंसोड़े लांजेवार। हम पढ़ रहे हैं उपन्यास स्मृति एक प्रेम की, जिसे कृष्ण खटवानी ने लिखा है। तो चलिए पढ़ते हैं स्मृति एक प्रेम की का तीसरा भाग। मैं नंदिनी की सांस लेने की आवाज़ तक सुन रहा था। वह जैसे हाँफ रही थी। कांपती हुई आवाज़ में बोली थी, क्या तुम्हें पता है कि मैं गिलाड में देर से क्यों पहुंची? दफ्तर से तो ठीक समय पर निकली थी। एकाएक टैक्सी के आईने में मेरी नज़र अपने चेहरे पर जा पड़ी थी। मुझे लगा ऐसा चेहरा मैं तुम्हें दिखा न सकूंगी। मैं रास्ते में वुल्गा के पास उतर पड़ी। वहाँ एक अंधेरे कोने में जाकर मैं खूब रोई। जब मेरा मन हल्का हुआ तब मुँह धोकर तुम्हारे यहाँ आई। मैं चुप रहा था, आश्चर्य से उसकी उड़ती हुई अलकों को देखता रहा था। तुमने टेलीफोन किया। उसके बाद बड़े भाई का टेलीफोन आया मेरे अपने रिश्ते के बारे में। फिर नंदिनी भी शांत हो गई थी। वह मानो अपने आंसू पी रही हो। क्या नारी एकाकी जी नहीं सकती? क्या उसका कोई अलग व्यक्तित्व, कोई निजी जीवन नहीं है? क्या आवश्यक है कि वह सदा किसी पुरुष के साथ पल्लू बांधकर उसके आगे पीछे फिरती रहे? क्या इसके बिना नारी की गति नहीं है, मुक्ति नहीं है? मैंने उसे सांत्वना देने के लिए धीरे से बुलाया था। नंदिनी, मुझे बोलने दो सत्येन। इन्हीं कुछ सालों में मैंने न जाने क्या क्या देखा है। मैंने देखा है कि माँ, जो मुझे बहुत ही चाहती थी, वह अब समझती है कि मैं घर पर बोझ हूँ। बड़ा भाई आज टेलीफोन पर उपदेश दे रहा था कि मुझे जिद्दी नहीं होना चाहिए। यदि लड़का मुझे देखना चाहता है तो मुझे अपने को सजाकर उसके सामने जाकर बैठ जाना चाहिए। क्या नारी इतनी अबला है कि वह अपना बोझ भी खुद नहीं उठा सकती? अचानक नंदिनी जोरों से रोने लगी थी। मुझे लगा था वह इतनी देर तक वे आंसू अंदर ही अंदर पीती रही थी और अब वे आंसू मौका पाकर बह चले थे। जो नंदिनी कॉलेज की साहसी लड़कियों में से एक समझी जाती थी, जिसने स्वयं मुझे भावुक क्षणों में हाथ पकड़कर हिम्मत दी थी, वह उस तरह जोरों से रो रही थी। मैंने रुमाल से उसके आंसू पोंछे थे और उसके बालों को सहलाया था। कहा था, नंदिनी, तुम्हें बहादुर होना चाहिए। अभी तो तुम्हें जिंदगी का बड़ा हिस्सा जीना है। लेकिन नंदिनी उपदेश की आदी न थी। कोई उसे नसीहत दे या उसके साथ हमदर्दी करे, यह उसे पसंद न था। उसने अपने को संभाल लिया था। उसने एक लंबी सांस ली थी और मुस्कुराने की कोशिश की थी। उस अंधेरे में, तारों की झीनी रोशनी में और दूर खंभे पर बिजली के बल्ब के मंद प्रकाश में, उसके चेहरे पर मुस्कान और आंसुओं का मिला जुला तेज बड़ा ही सुंदर लग रहा था। वैसे भी आंसुओं को रोकते और मुस्कुराहट की कोशिश करते समय नारी के मुख पर एक तेज आ जाता है, जैसे एक दिया हो जो जलना चाहता हो, परंतु जिसे हवा के झोंके बुझाना चाहते हो। सत्येन, मैं अकेली हूँ, बिल्कुल अकेली। इतने बड़े शहर में मेरा कोई ऐसा साथी नहीं है जिसके आगे मैं अपना दिल उड़ेल सकूँ। मेरी कोई ऐसी सहेली नहीं जिसके गोद में मुँह छिपाकर मन हल्का कर सकूँ। मुझे यह सब बड़ा ही अजीब लगता है। क्या मेरे व्यक्तित्व में कोई कमी है या क्या मैं बहुत जज्बाती हूँ? मेरे दफ्तर में लड़कियाँ भी हैं, लेकिन मैं उनमें से किसी एक से भी दोस्ती जोड़ नहीं सकी हूँ। वे सारा दिन बनाव श्रृंगार में लगी रहती हैं। उन्हें रेस्तरां और सिनेमा घर प्रिय हैं। वे मेरी सूती साड़ी पहनने और मेकअप न करने पर हंसती हैं, मेरा मजाक उड़ाती हैं। सत्येन, तुम ही बताओ, क्या यह दिखावा और आनंद विलास ही सब कुछ है? मेरे भीतर कुछ ऐसा है
जो इन सबको धिक्कारता है, तो भी कभी कभी मैं गम खा जाती हूँ। इन रस्मों की बलि वेदी पर 2-3 बार चढ़ी हूँ, लेकिन वहाँ मेरी बलि को कोई स्वीकारता नहीं। लगता है अब बहुत हो गया, इसके बाद मैं किसी के सामने न झुकूंगी, मैं अधिक अपमान न सहूंगी। अकेली, बिल्कुल अकेली रहकर जिंदगी की राह पर चलूंगी। किसी के चरणों को पकड़कर यह न कहूंगी, सहारा दो, मुझे सहारा दो। वह शांत हो गई थी। मैं उसकी ओर देखता रहा था। हवा काफी ठंडी हो चली थी। मैंने हाथ बढ़ाकर उसके कंधे पर से गिरे शॉल को ऊपर सरका दिया था। उसके बाल हवा में उड़ उड़कर मेरे होठों से आ टकराते थे। उससे पहले भी ऐसा कई बार हुआ था। उसके उलझे उलझे बाल हवा के हल्के झोंकों से उड़ने लग जाते थे। उनका स्वाद मेरी जीभ ने कई बार चखा था। देवी देवताओं के इस देश में नारी का जितना अपमान होता है, उतना शायद किसी और देश में नहीं होता। लगभग 1 साल पहले मेरा एक लड़के से संबंध जुड़ गया। वह पढ़ा लिखा था, किसी अखबार में काम करता था। ये शायद फ्रीलांसर था। उसके लेख कई अखबारों में छपते थे। वह अपने को प्रगतिशील कहलाता था, पुरानी रस्मों का मखौल उड़ाता था। उन दिनों दिल्ली में एक फिल्म फेस्टिवल हुआ था। उसने और मैंने कई फिल्में साथ देखी। कुछ समीक्षाएं उसने लिखी, कुछ मैंने। वे सब उसके नाम से प्रकाशित हुई। एक संध्या को पुरानी दिल्ली में यमुना के तट पर खंडरों में बैठे बैठे मैंने उसे अपने कॉलेज जीवन की प्रेम कहानी सुनाई। उस समय उसके चेहरे पर क्या भाव स्पष्ट हुए, मैं अंधेरे में देख नहीं पाई, परंतु उसके बाद मैंने उसका बदला बदला बर्ताव देखा। धीरे धीरे वह मुझसे मुंह मोड़ने लगा और आखिर मेरी जिंदगी से निकल गया। बताओ सतेन, क्या तुम सभी पुरुष ऐसे होते हो? पता नहीं, पर आश्चर्य तो इस बात का है कि जब मैंने अपनी माँ से यह बात कही तो उसने भी मेरा ही दोष निकाला। वह कहने लगी, कोई भी स्वाभिमानी पुरुष ये सब बातें नहीं सह सकता। क्या केवल पुरुष का स्वाभिमान होता है, नारी का नहीं होता? नंदिनी का गला फिर रुंध गया था, लेकिन उसने अपने को रोक लिया था। दीपा मेरे सामने आ खड़ी हुई। उसने मेज पर उपमा की प्लेट रखते हुए कहा, आंटी कॉफी ला रही हैं। मैंने सोचा, क्या संजोग ही इस संसार में रिश्ते नाते जोड़ता और तोड़ता है? अगर इत्तेफाक से कॉलेज के उस प्रथम वर्ष में लड़कियों की ओर से नंदिनी और लड़कों की ओर से मैं विद्यार्थी सभा में मंत्री निर्वाचित होकर न आते, तो क्या हमारे बीच ऐसा कोई संबंध जुड़ता? मुझे कॉलेज के पार्क के उस निर्जन कोने का स्मरण हो आया, जहां हम चुनाव के बाद पहली बार सभा का कार्यक्रम निश्चित करने के लिए मिले थे। हम कार्यक्रम के संबंध में आधे घंटे तक बातें करते रहे, लेकिन उसके बाद बातों में अचानक ही मोड़ आ गया था। नंदिनी अपने व्यक्तिगत जीवन के विषय में बता रही थी कि कैसे उसका बचपन केरल के हरे भरे खेतों और नदी नालों के बीच बीता था। लंबे लंबे पेड़, उसके नीचे इधर उधर झोपड़ी नुमा घर, छोटी छोटी नावों में सैर। मेरे पिताजी डॉक्टर थे, लेकिन हम अपने गांव में खेत पर रहते थे। मेरे 3 बड़े भाई त्रिवेंद्रम में किसी हॉस्टल में रहते थे। मेरे पिताजी को मोटरसाइकिल पर एक गांव से दूसरे गांव में जाना पड़ता था। कभी कभी तो उन्हें रात को भी बाहर रहना पड़ता था। घर में माँ और मैं दोनों अकेली रह जाती थी। हमारा एक ही पक्का मकान न था, परंतु अलग अलग 2-4 अध कच्चे अध पक्के मकान थे। बैठक का कमरा अलग, सोने का अलग, रसोई घर अलग। रसोई घर के आगे खाना खाने की जगह के लिए आंगन था। स्नान घर जरा दूर था। मेरे पिताजी का डॉक्टर का कमरा तो बिल्कुल ही अलग था। वहाँ सदा ही गांव वाले आते जाते रहते थे। माताएं बच्चों को सीने से लगाए बैठे रहती थीं। बूढ़े लोग खांसते रहते थे।
और आपस में बातें करते थे। बरसात का मौसम मुझे बहुत सुहावना लगता था। रसोई घर के आंगन में बैठकर मैं रात को आकाश गंगा को धरती पर उतरते और धरती की ओर बहते देखा करती थी। फिर तो चारों ओर नदी नाले बन जाते थे और पेड़ पौधों का रंग गहरा हरा हो उठता था, मानो उन्हें ताज़ा रंग से रंगा गया हो और वह रंग अभी गीला हो। मैं थोड़ी बड़ी हुई तो मेरे भाई को एक अच्छी नौकरी मिल गई। उसे कंपनी की ओर से कार भी मिली, जिसमें चढ़कर वह समूचे भारत में पर्यटन करता था। कभी कभी हम भी उसके साथ जाया करते थे। इस तरह मैं समूचा दक्षिण भारत घूमी हूँ। नंदनी ने वहाँ लाल पथरीली मिट्टी पर अंगुली से लकीरें खींच खींच कर दक्षिण भारत का मानचित्र बनाया था और वे सभी शहर दिखाए थे जहाँ जहाँ वह गई थी और जो जो स्थान उसे सुंदर लगे थे। अचानक ही वह शांत हो गई थी और सर ऊपर उठाकर मुझे देखने लगी थी। हमारी शांत आंखें आपस में एक ही बार मिली थी। नहीं, उन्होंने परस्पर कहा कुछ नहीं था। नंदिनी ने हथेली से मानचित्र को मिटाकर कहा था, अब तुम अपने गांव की बातें बताओ। मैंने कहा था, नहीं नंदिनी, मेरे यहाँ तुम जैसा अक्षय खुश नहीं है। मैं एक शहर में पल पुस कर बड़ा हुआ हूँ। कराची एक बड़ा ही सुंदर शहर है, लेकिन शहर कोई भी हो, उसमें अपनापन नहीं होता। वहाँ न प्रकृति निकट होती है और न ही मानव। मेरे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है जिससे प्रसन्न होकर मैं तुम्हें उसकी बातें बताऊं। हाँ, मैं भी एक बार सिंध की गांव में भटका हूँ। वहाँ मैंने सिंध का खुला साफ आकाश देखा है, ऐसा साफ और खुला जैसा संसार के कम हिस्सों में होगा। अलबत्ता वहाँ की धरती सूखी है। नहीं, उस धरती को सूखी ना भी कहें। बिना साज सिंगार की ऐसी धरती केवल मुस्कुराती है, वह ठहाके लगाकर हंसती नहीं है। हाँ, मैं 2-3 बार अपने गांव भी गया था। वहाँ दिन को मैं खेत के कुएं के पास जाकर बैठता था। मुझे कुएं में रहट के चलने की आवाज़ बड़ी मधुर लगती थी, जैसे कोई दिलरुबा साज बजा रहा हो। और रात को मैं मिट्टी के बने उस मकान की छत पर जाकर बैठता था। हमारी उस धरती पर बादल ज़्यादा नहीं बरसता है, लेकिन चांद बरसता है। ऐसी खिली हुई चांदनी कम जगहों पर होती होगी। उस आकाश में कितने ज़्यादा तारे होते हैं। नहीं, यहाँ इतने ज़्यादा तारे नहीं हैं। यहाँ तारे घूंघट में छिपते हैं। वहाँ सिंध के तारे चमचमाते रहते हैं। लेकिन नन्ही, हर जगह की अपनी एक अलग खूबसूरती है ना? नंदिनी ने सिर हिलाकर हामी भरी थी। बातों में न जाने कितना समय बीत गया था। हम उस खाली पीरियड में तो बैठे ही थे, उसके बाद वाले भरे हुए पीरियड में भी क्लास में न गए थे। लगा था जैसे हमारी कोई क्लास ही न हो। बातें उस दिन खत्म नहीं हुई थी, इसलिए हम दूसरे दिन मिलने का वादा कर अलग हुए थे। तुमने अभी उपमा नहीं खाई? खा लो, ठंडी हो जाएगी। ऐसा ना हो कि कॉफी भी ठंडी हो जाए। नंदनी ने कॉफी का ट्रे मेज पर रखते हुए कहा। वह मेरे सामने आ बैठी। हमने एक दूसरे की ओर निहारा। उसने कहा, किन यादों में खोए थे? नंदिनी, तुमसे मिली पहली और आखिरी मुलाकात याद आ गई थी। ओह। फिर उसने जैसे बात बदलने के लिए कहा, बंबई क्या अकेले आए हो? सविता को रास्ते में नासिक छोड़ते आया था, बच्चों को भी उनके ननिहाल में। नंदिनी एकदम कोई जवाब न दे सकी। एक अप्रिय मौन हम दोनों के बीच आ गया। मैं कॉफी पीते हुए सोचने लगा, क्या इतने सालों के बाद मिलने पर भी
हम दोनों को बोलने के लिए कुछ नहीं है। जीवन पथ अलग अलग हो जाने से हम एक दूसरे से विलग हो जाते हैं। समय बीतने पर दूरी बढ़ती जाती है। इससे पहले जब नंदिनी दिल्ली में मिली थी तब उसने अपना कोई पथ निश्चित नहीं किया था और वह मेरे पास सरक आई थी, परंतु आज वह मुझसे दूर है, एक और पथ की पथिका। उसकी समस्याएं, उसके सपने, उसका भविष्य, उसका संघर्ष, सभी कुछ निराला था। मैं उस सब में प्रवेश नहीं कर सकता था। दूसरी ओर मेरा जीवन भी उसके लिए एक पराया घर था, जिसके भीतर वह कभी कभी खुली हुई खिड़की से झांक तो सकती थी या कभी कभी ड्राइंग रूम में आकर चाय नाश्ता भी ले सकती थी, परंतु जिसके सुख दुख से उसका कोई सरोकार न था, जिसमें उसका कोई भाग न था। मैंने कमरे में चारों ओर देखा। उसके विवाह उत्सव का या उसके पति का कोई फोटो हो या उसकी बेबी का कोई फोटो हो, जिसे द्वार बनाकर मैं उसके जीवन में प्रवेश कर सकूं, उसमें जरा झांक सकूं। लेकिन कहीं ऐसा कुछ नहीं था। 2 चित्रों और पीतल की एक थाली के सिवा दीवारों पर कुछ नहीं था। नंदिनी शायद मेरी परेशानी को भांप गई। उसने शायद यह भी जान लिया कि मैं उसके घर में उसे ढूंढ रहा था, उस नंदिनी को जिसे मैं पहचानता था, जो मेरे लिए पराई न थी। नंदिनी ने कहा, चलो बालकनी में चलकर बैठते हैं, वह स्थान इससे कहीं ज़्यादा अच्छा है। उसने शायद समझा था बालकनी में पहुंचने से वह उस घर की 4 दीवारी से मुक्ति पा लेगी, लेकिन वह स्वयं बालकनी के दरवाजे के पास ही रुकी रह गई। नहीं, जो उसका है उससे वह मुक्ति नहीं पा सकती। हम किसी भी चीज़ को भोगकर उसका त्याग नहीं कर सकते, यह असंभव है। हाँ, उससे निकलने का एक रास्ता है, वह है बीच के पर्दे को हटाने का रास्ता। वह हाथ से मुझे अपने घर ले जाए, वहाँ मुझे बिठाए और बातें करें। मैं बालकनी में केन की कुर्सी पर जा बैठा और वह दरवाजे के पास खड़ी रही। तुम कपड़े बदलोगे? अनिल का कुर्ता पैजामा तुम्हें ठीक आएगा। मैंने आश्चर्य से पूछा, क्यों? क्या तुम शाम तक नहीं रुकोगे? अनिल तो 6 बजे के बाद घर आता है। क्या तुम उससे नहीं मिलोगे? रात का खाना खाकर चले जाना। फिर वह कुछ झिझकते हुए बोली, अगर चाहो तो तुम यहाँ रात के लिए भी रह सकते हो। मेरा उत्तर पाने से पहले ही वह मुझे बालकनी में अकेला छोड़कर भीतर चली गई। मैंने सामने देखा और मैं चौंक उठा, जैसे किसी मित्र से अचानक ही मिलते हैं और चौंक जाते हैं। सुबह से ही समुद्र की आवाज़ कभी धीमी कभी जोरदार मेरे कानों पर पड़ती रही थी और अब समुद्र सामने दिखाई दे रहा था। इस बार की बम्बई यात्रा में मैंने समुद्र को अब पहली बार देखा था और मेरा मन खुशी से भर उठा। उसे मैंने किसी निकट के साथी की तरह चाहा है। सुख दुख में, प्रसन्नचित अथवा पीड़ित मन में जब कभी उसके पास गया हूँ तो उसने अपनी असीमितता में से कुछ हिस्सा देकर मेरी सहायता की है। तभी लगता है मैं नहीं हूँ, पर इस सृष्टि का एक कण हूँ, और तब मैं अपना संतुलन, अपना मूल्यांकन कर लेता हूँ। समुद्र काफी दूर था। उसकी आवाज बड़ी मध्यम सुनाई दे रही थी। ऐसा लगता था उसका कंठ अवरुद्ध था। धरती ने अपना सारा कूड़ा उसमें फंसा रखा था। सफेद झाग की कतारें एक के पीछे एक मुंह ऊपर उठाकर खड़ी थी। मैंने दूर तक देखा। बीच समुद्र में एक नाव बांध बांध फैलाए जा रही थी और उससे थोड़ी दूर समुद्र और आकाश एक लकीर में मिल रहे थे। मैंने समुद्र को बहुत प्यार किया है।
और आज फिर मैं उसके नज़दीक था। उसके साथ रहकर मेरे जीवन की कई मधुर घटनाएं घटी हैं। समुद्र तट पर ही मेरा कई बार नंदिनी से रूठना मनाना हुआ है। मैं वहाँ की इनकी कुर्सी पर बैठा समुद्र की ओर देख रहा था। बालकनी के दरवाजे पर से जाने से पहले नंदिनी ने कहा था, अगर चाहो तो तुम यहाँ रात के लिए भी रह सकते हो। ऐसा कहते हुए वह झिझकी थी। यह घर उसका है, परंतु केवल उसका नहीं है, उस पर उससे अधिक किसी और का अधिकार है। उम्र में बड़े हो जाने पर यह समाज हमारे लिए कई बंधन और सीमाएं जोड़ लेता है। नहीं तो यह वह नंदिनी थी जिसने कई साल पहले एक दिन बड़ी खुश होकर मेरे पास आकर कहा था, सुना है तुम यह ग्रीष्मावकाश दक्षिण भारत में बिताना चाहते हो, परंतु एक समस्या आ खड़ी हुई है। हमें यह अवकाश अप्रैल में मिल रहा है और तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों को मई में मिलेगा। 1 महीना बिना किसी काम के हॉस्टल में पड़े रहने से मैं बोर हो जाऊंगा। नंदिनी कुछ देर के लिए मेरे चेहरे में निहारती रही, फिर मेरे हाथ को पकड़कर बोली थी, यह 1 महीना तुम मेरे घर पर मद्रास में बिताओ। अड्यार में मेरे भाई की अच्छी खासी कोठी है। मैं 16 तारीख को जा रही हूँ। उसका हाथ मेरे हाथ में था। मैं उस हाथ को देख रहा था। बोला था, तुम हृदय से निमंत्रण दे रही हो या केवल? उसने अपनी बड़ी बड़ी आंखें ऊपर उठाकर मेरी ओर देखा था और मैं उन आंखों की ओर देखता रहा था। फिर बोला था, मुझे क्षमा करना नंदिनी, मुझे पता है कि तुम बाहर भीतर एक ही हो। मैंने यह कहते हुए उसके हाथ को जरा दबाया था और उसने अपना दूसरा हाथ मेरे हाथ के ऊपर रख दिया था। तो फिर बात पक्की हुई, तुम अब इनकार नहीं करोगे? उन दिनों हमारे बीच कभी कभी तनाव उभर आता था और ऐसा लगता था कि हम एक दूसरे से दूर होते जा रहे थे। यही कारण है कि मुझे नंदिनी का निमंत्रण विचित्र सा लगा था। एक इंसान के लिए दूसरे इंसान का मन एक अंधियारा कमरा होता है। कई बार इंसान चाहता है कि मोमबत्ती ले जाकर दूसरे के मन में झांक आए, परंतु नहीं, ऐसी दृष्टिता करने की अनुमति इस संसार में नहीं है। एक इंसान दूसरे इंसान को ऐसी आज़ादी नहीं दे सकता। हर एक इंसान के लिए मन का यह अंधेरा ही तो अपना है। वह बचपन से लेकर मरण तक उसमें न जाने कितनी चीज़ें एकत्र करता रहता है। अड्यार में बिताई हुई वह पहली रात मुझे आज भी याद है। नंदिनी के परिवार के सभी लोग मुझसे बड़ी आत्मीयता से मिले थे। गर्मी का मौसम होने के कारण रात को बिस्तर छत पर बिछाए गए थे। मुझे यह देखकर आश्चर्य हुआ था कि मेरा बिस्तर नंदिनी के पास था। नंदिनी ने भाई और भाभी से कहा था, सत्येन हमारे यहाँ महीना भर रहेगा। सत्येन ने नंदिनी का निमंत्रण स्वीकार किया था। क्या यह उनकी मित्रता को प्रेम के मुकाम तक ले जाएगा? यह दोनों की दिशाओं में परिवर्तन कर देगा। जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। जय भारत।